जय हिंद दोस्तों। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एयर इंडिया नंबर 1 पर। दोस्तों आज हम स्वरोजगार विद अंकित के चैनल पर हो रहे री एग्ज़ाम पुलिस पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, स्पेलिंग टूल को किस टूल बार पर रखा गया है? तो ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड टूल बार पर, ऑप्शन बी है फॉर्मेटिंग टूल बार पर, ऑप्शन सी है ड्राइंग टूल बार पर, ऑप्शन डी है रिव्यूइंग टूल बार पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्पेलिंग टूल बार को स्टैंडर्ड टूल बार पर रखा गया है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर टूल स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत आते हैं। एमएस वर्ड के इस फीचर के माध्यम से उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट में व्याकरण संबंधी तथा स्पेलिंग संबंधी गलतियों को देख सकता है। स्पेलिंग एरर होने पर टेक्स्ट लाल रंग से अंडरलाइन हो जाता है तथा ग्रामर संबंधी एरर होने पर टेक्स्ट हरे रंग से अंडरलाइन हो जाता है। मतलब कि अगर आपकी स्पेलिंग में एरर हो गई है तो आपका टेक्स्ट लाल रंग से अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आपकी ग्रामर संबंधी एरर हो गई है तो आपका टेक्स्ट हरे रंग से अंडरलाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने एप्पल की, जैसे APPLE एप्पल माने सेब होता है, अगर आपने स्पेलिंग में गलती कर दी है तो आपका अंडरलाइन हरे रंग से आपका टेक्स्ट लाल रंग से अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आपने जैसे कि किसी सेंटेंस को बनाया है तो अगर आपने उसमें गलती कर दी है, जैसे राम घर जाता है, आपने उसमें ग्रामर संबंधी जैसे AMR का प्रयोग नहीं अच्छी तरीके से किया तो आपका टेक्स्ट हरे रंग से अंडरलाइन हो जाएगा। MS ऑफिस में स्पेलिंग एवं ग्रामर टूल ऑन करने के लिए शॉर्टकट की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए मापतौल से, ऑप्शन बी है प्रशासन प्रबंधन से, ऑप्शन सी है मार्ग निर्माण से, ऑप्शन डी है राजस्व प्रबंधन से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्व प्रबंधन से। तो मौर्य काल के एग्रोनोमी अधिकारी राजस्व प्रबंधन से संबंधित थे। मौर्य काल में जिले का प्रमुख आहारपति था जिसे मैगस्थी ने एग्रोनोमी कहा था। यह सड़क निर्माण का भी अधिकारी था, मतलब कि आहारपति सड़क निर्माण का भी अधिकारी था। मापतौल के अधिकारी को पौतवाध्यक्ष तथा राजस्व प्रमुख प्रबंधन के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को अकाराध्यक्ष कहा गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 38 को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। अनुच्छेद 38 में राज्य के द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का उल्लेख है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ प्रतिष्ठित सुविधा, अवसरों व आर्थिक समानता को स्थापित करने का उल्लेख है। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के संबंध में सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कथन को पुष्ट करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी विंध्य घाटी से प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी विंध्य घाटी से प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुनताई पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी के मालवैक क्षेत्र में मिल जाती है। ताप्ती नदी के अपवाह क्षेत्र में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य आते हैं। मतलब कि ताप्ती नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। टार्टरिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
एसिटिक अम्ल सिरके में, सिट्रिक अम्ल नींबू में तथा लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो शेष को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए है सकल प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी बजटीय घाटा, ऑप्शन सी मौद्रिकृत घाटा, ऑप्शन डी राजस्व घाटा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सकल प्राथमिक घाटा। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो शेष सकल प्राथमिक घाटा शेष बचेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है बिहार सरकार ने, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन डी है राजस्थान सरकार ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया है। राहतवाड़ी केंद्र के प्रमुख कार्य चेतावनी तैयार करना, भविष्यवाणी करना, समय पर राहत वितरण सुनिश्चित करना और पीड़ितों को मुआवजा का सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर लोदी ने अपनी किताबों की रचना गुलरुखी उपनाम से की है। सिकंदर लोदी 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महान शासक था। 1504 ईस्वी में उसने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया है। वह एक उदार, न्यायप्रिय व परिश्रमी शासक था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने खाद्यान्नों पर से ज़कात नामक कर हटाया। उसके आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरेंगे सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी के समय गान विधा पर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत ही शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविता लिखा करता था। उसने शिक्षाओं में सुधार करने के लिए अरब, फारस एवं मध्य एशिया के विद्वानों को आमंत्रित किया था। सिकंदर लोदी ने अपने पिता बहलोल लोदी के पलटते हुए तुर्की तथा हिंदू राजस्व सिद्धांतों को अपनाया। विधायी कार्य के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद के वरिष्ठ सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। मतलब कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 118(4) के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो अनुच्छेद 118(3) के तहत अधीन बनाई गई प्रक्रियाओं के नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जबकि संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं राष्ट्रपति।